नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 147 लेकर आए हैं। इससे पहले 146 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, 146 मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिस्टेक हो गया था, जिसका जो है हम लोग को कमेंट के माध्यम से हमको ध्यान लाया गया। जोबियन अजमेरा जी जो हैं, उनके तरफ से यह कमेंट आया था कि आपका यह आंसर जो है गलत है। तो हम चाहते हैं इसी तरह से आप कमेंट किया कीजिए, और कौन सा हो सकता है मिस्टेक हो गई होगी बोलने में, तो इसको आप बीच बीच में कमेंट किया करिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। इसलिए कमेंट ज़रूर करें। अजमेरा जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसी तरह आप कमेंट ज़रूर किया कि कौन सा आंसर। हम मैक्सिमम क्वेश्चन तो गलत बहुत ही कम ही चांसेस रहते हैं। अगर हो गया मिस्टेक तो फिर से हम उसको रिवीजन एक बार हम बोल देते हैं। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत अगर कहा जाए तो ओजस डेल सलाडो हो जाएगा, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिले के देश के सीमा पर स्थित है। दूसरा कहा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दूसरा कहा जाए तो कोटोपेक्सी हो जाएगा, जो इक्वाडोर में है। क्योंकि अगर बात करें तो ओजस डेल सलाडो की ऊंचाई कहा जाए तो 6000 कुछ है, उसमें 6893 मीटर है ऊंचाई, जबकि कोटोपेक्सी का 5000 कुछ मीटर है। तो इससे इसका मतलब है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। दूसरा नंबर कहेगा तो कोटोपेक्सी हो जाएगा। अगर उसी में कहेगा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कहेगा, शांत कहेगा तो एकांगुआ हो जाएगा, एकांगुआ हो जाएगा, जो एंडीज पर्वतमाला के ही निकट में है एकांगुआ। चलिए अब आज की क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अजमेरा जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस तरह का जो है ध्यान आकर्षित हमको किए, जो दोबारा गलती नहीं होगा। तो इसी तरह आप कमेंट जरूर किया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज मॉक टेस्ट 147 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए सेनोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी पेडोलॉजी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिहार में मद्य निषेध का वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म उसका भर सकते हैं। बीपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है, 6वीं का फॉर्म भर सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको 1 डे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लगातार आपको लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं। लुसेंट से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है उसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। चलिए, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन बी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो गया। भूकंप अगर कहा जाए भूकंप का अध्ययन क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन कहेंगे तो सेलेनोलॉजी हो जाएगा। चंद्रमा का अध्ययन कहेंगे तो सेलेनोलॉजी हो जाएगा। चट्टान का अध्ययन कहेंगे तो पेट्रोलॉजी हो जाएगा। और मिट्टी मृदा का विज्ञान का अध्ययन कहेंगे तो पेडोलॉजी हो जाएगा, मृदा विज्ञान पेडोलॉजी। भूकंप क्या है? भूकंप जो है कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक परत में जब कंपन हो जाता है, उत्पन्न कंपन को ही तो हम लोग भूकंप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, भूकंप जहां से निकलता है, मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होती है, भूकंप का ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भूकंप जहां से निकलती है, मतलब भूकंप का केंद्र बिंदु कौन है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन सी एपिसेंटर, ऑप्शन डी सिंडर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। मतलब भूकंप जहां से निकलती है, मुख्य बिंदु जो कहते हैं, केंद्र बिंदु जो होता है उसको क्या, या भूकंप मूल जिसको कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। और जहाँ भूकंप का सर्वाधिक क्षति होता है, जहाँ उत्पन्न होकर सामने जो निकलती है सर्वाधिक क्षति, उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। तो निकला जहाँ से निकला उसे केंद्र को फोकस कहेंगे, जहाँ सर्वाधिक जो क्षति पहुँचाए उसे एपी सेंटर कहते हैं। और ज्वालामुखी जहाँ से निकलती है उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का जो ठंडा होकर जो टुकड़ा टुकड़ा बदल जाता है उसे सिंडर कहते हैं, लावा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, भूकंप तरंग होते हैं। भूकंप तरंग जो है कितने तरह के भूकंप आ सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग, मतलब PSL प्राइमरी वेव बोल सकते हैं, सेकेंडरी वेव बोल सकते हैं, और लॉन्ग वेव या सरफेस वेव बोल सकते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तरंगें आती हैं? तो पृथ्वी पर पी प्रकार की तरंगें सर्वाधिक आती है, पी वेव्स, मगर सर्वाधिक क्षति एल प्रकार की तरंगें पहुंचाती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जापानी, बी अमेरिकी,
सी रूसी, डी चीनी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो एज ए ऑप्शन ए हो जाएगा जापानी। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। सागरीय भूकंप को सुनामी हम लोग कहते हैं। यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र तट पर आती लहरें। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा रेखांकित किया जाता है। ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी पेडोलॉजी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो भूकंप तरंग जिसको ग्राफ पे जो दर्शाया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अध्ययन करेंगे सिस्मोलॉजी, ग्राफ दर्शाएंगे सिस्मोग्राफ हो जाएगा। मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले तरंग हैं। ऑप्शन ए एल तरंग, ऑप्शन बी पी तरंग, ऑप्शन सी एस तरंग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो सर्वाधिक क्षति जो है एल प्रकार की तरंगे करती है। इस तरंग की गति सबसे कम होती है, मगर सर्वाधिक क्षति, जिसका गति कम होगा उसका सर्वाधिक क्षति होता है। यह तरंगे पृथ्वी या पृथ्वी के सतह पर सभी माध्यमों से होकर गुजर जाती है। यह सबसे अंत में पहुंचती है एल तरंगे, जो सर्वाधिक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है। पी तरंगे आती हैं जिसकी गति सर्वाधिक होती है, और धरातल के सतह पर यह तरंगे सबसे पहले पहुँच जाती हैं, और यह पी वेव इसे कहा जाता है। इसका क्षति सबसे कम होता है। यह तरंगे सभी माध्यमों से होकर गुजरती है। पी वेव जो है प्राकृतिक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे के समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी मर्केली स्केल, ऑप्शन डी रोसी फेरल स्केल होता है। रोसी फोरल स्केल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता 3 तरह से मापी, जैसे सर्वोत्तम आता है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे तीव्रता मापने की 3 इकाई है। रिएक्टर है, मार्केली है, रोसी फोरल है। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है रिएक्टर स्केल को। भूकंप की तीव्रता को ग्राफ पर दर्शाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल की खोज रीचर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापना भूकंप के दौरान निकलने वाले ऊर्जा को मापकर ज्ञात किया जाता है। इस स्केल में 0 से 9 अंक तक दर्शाए गए हैं, जिसमें हर एक अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मर्केली स्केल की खोज मर्केली के नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस स्केल में भूकंप तीव्रता का आकलन मानव के अनुभव एवं प्रक्षेपण के आधार पर किया गया था। इस स्केल में अगर कहा जाए तो 1 से 12 अंक को दर्शाया गया, जबकि रोसी फोरल स्केल में 1 से 11 अंक तक संख्या को लिए दर्शाया गया। चलिए, और रिएक्टर स्केल की खोज लगभग 1935 में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, मतलब किस साइड में आते हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, और इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। भारत में भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं। तो भारत में भूकंप अगर कहा जाए सर्वाधिक मात्रा में हिमालय के तराइन क्षेत्र में आते हैं। हिमालय का तराइन क्षेत्र कहेंगे तो उत्तर भारत हो जाएगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में भूकंप आते हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, रिएक्टर स्केल का खोज कब किया गया। ऑप्शन 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1950। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में किया था। 1935 में किया था। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। और बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। आप जानते हैं बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत से भूटान अलग हुआ 1937 में। भारत से नेपाल अलग हुआ 1950 में। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन देखना है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट कहता है कि पर्वतीय स्थलाकृति के आधार पर पर्वतीय 3 पर्वत पठार मैदान वगैरह हैं, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में है। ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी में। साल्ट रेंज जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। वासजेस जो है फ्रांस में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ये सब किस पर्वत के उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। यह ब्लॉक पर्वत जो है चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के निचले धंसे हुए भाग में होता है। यह अगला बगला मतलब धंसा हुआ भाग होता है इसका पर्वत का। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ? जर्मनी में है। साल्ट रेंज कहाँ? पाकिस्तान में। और वासजेस जो है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। 11 नंबर, हिमालय, आल्प्स और यूराल किस पर्वत के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, सी वलित पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पूछ रहा है कि हिमालय, आल्प्स, यूराल किस पर्वत के उदाहरण हैं? हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सब जो है वलित पर्वत के उदाहरण, फोल्ड माउंटेन मतलब मोरदार पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट में कहा जाए तो अरावली अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू के राजस्थान में है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जबकि अगर हम ब्लॉक पर्वत की बात करें, ब्लॉक पर्वत में आ गया कौन? ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, वासजेस ये सब हो गया। वलित पर्वत में हो गया कौन? हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। और हिमालय मालूम होगा, जहाँ हिमालय है इससे पहले वहाँ टेथिस सागर माना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी वलित पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, नीलगिरी एवं सतपुरा पर्वत उदाहरण है। ऑप्शन ए ब्लॉक, सी बी अवशिष्ट, सी वलित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो नीलगिरी या सतपुरा जो है, नीलगिरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु में, सतपुरा मध्य प्रदेश में है। यह जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। जबकि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, जो किसके? वलित पर्वत के उदाहरण है। अरावली किसका है? वलित का है। माउंट एवरेस्ट किसका है? वलित पर्वत का उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट जो है किसका है? तो वलित पर्वत का ही उदाहरण है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। जबकि ब्लॉक पर्वत कहा जाए तो साल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए एंडीज, बी आल्प्स, सी यूराल, डी रॉकीज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। और एंडीज, आल्प्स, यूराल, रॉकीज ये सब एंडीज, आल्प्स, यूराल, रॉकीज ये सब किस पर्वत के उदाहरण है? तो वलित पर्वत के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी रॉकीज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है वर्तमान में। और अफ्रीका महादेश का सर्वोच्च शिखर कहा जाए तो माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? ऑप्शन ए अरावली, बी सतपुरा, सी नीलगिरी, डी पारसनाथ।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आज मेरा जी ने कमेंट किया जिसमें हम थोड़ा सुधार किए हैं, तो इसी तरह आप कमेंट किया करें। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। अरावली किस तरह की पर्वत है? तो वलित पर्वत है। अरावली अरावली हो गया, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि सतपुरा, नीलगिरी और पारसनाथ पहाड़ी, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ी, राजमल की पहाड़ी, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ये सब अवशिष्ट। सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना। अरावली पर्वत उदाहरण है। ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी अवशिष्ट, ऑप्शन सी वलित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका तभी आंसर अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं। अरावली पर्वत के उदाहरण है। तो अरावली जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरावली हो गया, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट में कौन हो गया? सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि ब्लॉक फॉरेस्ट, सॉन्टरेज, बॉसजेस, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। अरावली पर्वत कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अरावली पर्वत कहाँ है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा अरावली माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और अरावली वलित पर्वत का उदाहरण है, और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। उसके बाद है कि सतपुरा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी धूपगढ़ी, ऑप्शन डी डोडा बेटा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए अरावली तो आपको क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत बार हम बोल चुके हैं, रिवीजन करवा चुके हैं। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है, और यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, जो वलित पर्वत का, अरावली वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा मध्य प्रदेश में है। जबलपुर के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखना है। फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है? फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहता है कि फ्योर्ड तट कहते हैं किसको है? फ्योर्ड तट किसी भी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण हो जाता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होता है। तो उदाहरण में अगर बताया जाए तो एक नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यरात्रि मिडनाइट का देश भी कहा जाता है नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश जापान को, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को, जबकि मध्यरात्रि का नॉर्वे, और फ्योर्ड तटों का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में दरोगा का भी जल्दी वैकेंसी देने वाला है, बिहार पुलिस भी देने वाला है, जिसमें इससे आपको क्वेश्चन रहेगा। इसलिए लगातार वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। रिवीजन लगातार करें, रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।